इतना सुंदर विश्व सरकार का सपना लिए हुए विश्व आत्मा जी, जिन्होंने इस प्रोग्राम के संचालक हैं और यही इनके सूत्रधार हैं, वो और मंच पे बैठे हुए सभी विद्वानगण और हॉल में बैठे हुए सभी विश्व शांति के प्रेमी, सब वही यहाँ पे आ सकते हैं जो विश्व में शांति और तरक्की चाहते हो। वो सब बहुत बधाई के पात्र हैं कि आप सब इस ऐतिहासिक क्षण पे यहाँ पे हैं और शायद ये एक बदलाव की नींव इससे रखी जाएगी। मैं लाफ्टर लेकर भी हूँ और लाफ्टर का भी वर्ड पीस से बहुत रिलेशन है, क्योंकि हम जब हंसते हैं तो मन में शांति आती है और जब हम शांति में रहते हैं तो हम खुश रहते हैं और हंसते हैं। एक जोरदार धागा लगाएंगे, पूरे विश्व में शांति, पीस, प्रॉस्पेरिटी, भाईचारा बढ़े और विश्व सरकार की स्थापना के बिना शायद ये हो नहीं सकता। तो विश्व सरकार की स्थापना हो तो विश्व सरकार बन के रहेगी, इस बात को धागा लगाएंगे। धन्यवाद। The topic of my talk is relevance of nation and sovereignty in today's time. देश और संप्रभुता की सार्थकता आज कितनी है? During the evolution of human civilization, many products and concepts have emerged. कृपया ध्यान दीजिए, बातचीत न कीजिए। These products and services and concepts have played immense role for the betterment of society and helped the civilization in its growth. हमने देखा कि बहुत सारे दुनिया में समय के अनुसार जैसे जैसे तरक्की हुई है समय इंसान की, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आए हैं और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट आए हैं जो जिन्होंने बहुत इस तरक्की में मदद की है। However, over the time, many such products and concepts have lost their relevance and they are now history. समय के साथ साथ ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट और बहुत मशहूर कंसेप्ट उनकी उपयोगिता कम हो गई और अब वो उनका प्रैक्टिकल यूज ना के बराबर है, वो हिस्ट्री का पार्ट हो गए। इस तरह के कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। एक आपने देखा होगा बुलेट कार्ट, बैलगाड़ी, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था और 4000 साल तक उसने मेन इंसान को ट्रैवल करने में मदद की है। बहुत सारे लोग बुलेट कार्ट को बनाने में, उसको मेंटेन करने में लगते थे और इतना प्यार अपनी अपनी बुलेट कार्ट से था, उसको खूब सजाते थे, उसकी पूजा तक करते थे। और अब बुलेट कार्ट एक म्यूजियम की आइटम बन गई है और शायद ही कहीं कॉमर्शियल यूज उसका होता हो। एक और कंसेप्ट पे चलते हैं, किंग। किंग एक कंसेप्ट था। जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन गांवों में, शहरों में बसनी शुरू की, तब एक जरूरत महसूस हुई कि एक ऐसी अथॉरिटी हो जो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स, सोशल ऑर्डर को मेंटेन कर सके और जो कॉमन फैसिलिटी चाहिए होती है शहरों में, उन सबको मेंटेन कर सके। तो इस जरूरत से कंसेप्ट ऑफ किंग उभर के आया और पूरी दुनिया में अलग अलग तरह की किंगडम और किंग और अलग अलग फ्लेवर के पूरी दुनिया उससे छाई हुई थी और वो किंग्स का ही राज होता था हजारों साल तक। और जो शुरू के किंग होते थे, अर्लियर किंग्स हैड अनलिमिटेड पावर एंड दे took decision or resolve conflicts based on their own views। और उस टाइम की रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था और किंग को अन्नदाता माना जाता था, भगवान माना जाता था, उसकी पूजा की जाती थी। और इस कंसेप्ट ने, किंग सिस्टम ने बहुत दुनिया की तरक्की करने में मदद की है। पर एक टाइम ऐसा आया जब लगने लगा कि अब हमें पीपल ड्रिवन रूल चाहिए, अब हमें समाज से ही ऐसा वो चाहिए, समाजवाद चाहिए जिससे कि एक आदमी के हाथ में सारी पावर ना हो। डेमोक्रेसी से हम अपनी सरकार इलेक्ट करें और सरकार व्यक्तियों को प्रतिनिधि करे और वो सरकार चलाए। तो इस तरह से
डेमोक्रेसी सिस्टम शुरू हुआ वर्ल्ड में। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इस टाइम डेमोक्रेसी चलती है। किंग्स कुछ जगह पे हैं, वो नोशनल है, पर एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट ही इसको चलाती है। इस तरह के हजारों और बहुत सारे प्रोडक्ट और कंसेप्ट हैं जो एक टाइम में बहुत पॉपुलर थे, बहुत यूजफुल थे, पर उसके समय के बाद उनकी यूटिलिटी खत्म होती चली गई। और अब हम एक ऐसे कंसेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर है, और बहुत पॉपुलर ही नहीं है, लोग बहुत इमोशनल हैं इसके लिए। People are highly emotional for this concept. In fact, they identify through this concept, and they identify that key to their peace and prosperity इसी कंसेप्ट के साथ है। मतलब उनका जीवन, उनकी शांति, उनकी समृद्धि इसी कंसेप्ट के साथ जुड़ी हुई है। और यहाँ तक कि वो इस कंसेप्ट को इतना प्यार करते हैं कि इसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ जाए या हजारों लोगों की जान भी देनी पड़ जाए तो भी वो भी कम नहीं है। और ये कंसेप्ट है, शायद आप समझ गए होंगे, ये कंसेप्ट है नेशन, देश। देश प्रेम की बात बहुत होती है, देश की मिट्टी को बहुत प्यार से हम लेते हैं, और ये कोई अपने आप में गलत नहीं है, हम इसको गलत नहीं कह रहे हैं। देश है क्या, ये देखते हैं। देश एक ज्योग्राफिकली डिफाइंड एरिया है जिसके अंदर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट रूल करती है, और ज़्यादातर केसेस में इलेक्शन से आती है, और उस देश की एक कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, एक कॉमन करेंसी होती है, और एक कॉमन लॉ होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और फ्री फ्लो ऑफ सिटीजन होता है। देश के अंदर लोग कहीं भी आ जा सकते हैं, मोटे मोटे तौर पे देश हम इसको कहते हैं। और उस देश की एक सॉवरेनिटी होती है, संप्रभुता होती है, और उस संप्रभुता के अनुसार वो देश की पॉलिसी डिसाइड कर सकती है गवर्नमेंट, और देश की बाउंड्री को प्रोटेक्ट भी करने की अथॉरिटी इसके पास होती है। ये जो कंसेप्ट है देश का, इसने बहुत बढ़िया काम किया है। पिछले 250-300 सालों में ये कंसेप्ट आया है, और इसने देशों के अंदर इतनी तरक्की की है। बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, लीगल इकोसिस्टम, एफिशिएंट इंडस्ट्री, ये सब एक देश और देश की गवर्नमेंट होने से बनी है। इन सब का बहुत कंट्रीब्यूशन है। ये सब चीज़ें जो डेवलपमेंट हुई, इससे ह्यूमन लाइफ बहुत इम्प्रूव हुई है, ये हमें देखना पड़ेगा। 250-300 सालों में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, और काफ़ी हद तक गरीबी भी इससे कम हुई है अगर कंपेयर करें 300 साल पहले की मुकाबले। और देश के कंसेप्ट ने, नेशन के कंसेप्ट ने देश के अंदर काफ़ी हद तक शांति और प्रॉस्पेरिटी और सोशल ऑर्डर बढ़ाने में बहुत मदद की। तो देश का कंसेप्ट अपने आप में बहुत यूजफुल रहा है। हम देश प्रेम करते हैं, देश से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अपने आप में इसका बहुत वैल्यू है। पर however, along with the so many positives of the nation concept and patriotism, it has also created some problem. It has also created some problem. Let us see. देश के इस अच्छे से कंसेप्ट के साथ बहुत अच्छी बातें जुड़ी, पर साथ में कुछ इससे प्रॉब्लम भी हुई है इंसानों को। कुछ गवर्नमेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम अपने देश का हमला किसी दूसरे देश पे करके उस देश को हथिया लें, अपने देश को एक्सपेंड करें, तो इसमें हमारे देश की भलाई है, हमारे देश का नाम होगा, हमारा देश इससे बड़ा होगा। तो ये जो भावना है, इस भावना से कभी कभी गवर्नमेंट्स अटैक करती हैं, इन्वेड करती हैं, और युद्ध का जन्म होता है। और ऐसे युद्ध को जो उस देश के नागरिक हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी ये फीलिंग है, पैट्रियटिज्म की फीलिंग है। उनको लगता है ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज हो रही है कि हमारा देश एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। और ये जो देश की पैट्रियटिज्म की फीलिंग या नेशनलिटी की फीलिंग कभी कभी हमें इतना ब्लाइंड कर देती है
कि जो वार के इल इफेक्ट्स हैं, जो लड़ाई से नुकसान होता है, ह्यूमन सफरिंग होती है, और जो खर्चा होता है आर्मी को मेंटेन करने में, उस सब नेगेटिविटी को हम देख ही नहीं पाते हैं, हम उसमें ब्लाइंड हो जाते हैं। और तो और ये जो देश भावना है, प्रेम भावना अच्छी, देश प्रेम बहुत अच्छी भावना है, पर ये भावना एक लिमिट से ज़्यादा होने पे क्या होता है कि हम अपनी आज़ादी, अपनी सॉवरेनिटी को तो बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं, पर किसी दूसरे देश की सॉवरेनिटी को हम रिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहते। ये जो आई एंड दे, वी एंड दे का जो फर्क आ जाता है, ये हमें कई बार लड़ने के लिए प्रेरित करता है। और कभी कभी ये भावना इतनी तेज हो जाती है कि हमारी मानसिकता पर ऐसा असर डालती है कि बहुत उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति भी, काइंड हार्टेड लोग भी बिल्कुल भी दर्द नहीं महसूस करते जब किसी दूसरे देश के अंदर में हजारों लोग वार की वजह से मर रहे होते हैं, अनाथ हो रहे होते हैं, या भूख से सफर कर रहे होते हैं। उनको, उनके लिए इनसेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है जब ये देश की भावना हम में और दूसरों के अंदर में डिफरेंस इतना ज्यादा क्रिएट करता है। और जो देश शांतिपूर्वक है, जो नहीं चाहते कि हम एक्सपेंड करें, हम शांति से रहना चाहते हैं, पर उनको भी बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है कि वो खुद तो शांति में रहना चाहते हैं, पर पड़ोसी देश की अगर नीयत खराब हो गई तो हमें उससे बचाव करना पड़ेगा। तो इस वजह से पूरी दुनिया के हर देश बहुत मोटा पैसा आर्मी को मेंटेन करने में खर्च करते हैं, बिना उसके गुजारा नहीं है। और अगर ये पैसा उस आर्मी में नहीं खर्च होता तो इंसानियत की तरक्की में, पॉवर्टी दूर करने में, लोगों के इलाज में, एजुकेशन में खर्च होता तो इंसानियत की तरक्की और अच्छी हो सकती थी। तो हमने देखा कि देश भावना बहुत अच्छी है, पर वही भावना कुछ हद तक ज्यादा होने पे हमें अपने आप को संकुचित कर रही है और पूरी मानव जाति के लिए, आगे की तरक्की के लिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही है। एक देयर इज वन मोर pitfall of the concept of nation. Some countries have taken early advantage of technology and they have started mass producing lot of goods with machines. कुछ देशों ने अच्छी तकनीक को पहले विकसित कर लिया और उससे बहुत सारे प्रोडक्ट ऑटोमेशन से बहुत सस्ते उन्होंने बनाना शुरू कर दिए, और बाकी देशों को जो उसको नहीं अडॉप्ट कर पाए उनको वो प्रोडक्ट उनसे खरीदने पड़ते हैं। तो वो देश अमीर बन गए जिन्होंने ये टेक्नोलॉजी पहले लगा ली, और बाकी देश गरीब रह गए। और उन गरीब देशों को अपना ट्रेड बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत हो गई। जैसा विश्व आत्मा जी ने भी अपनी स्पीच में बोला था कि वो एक्सपोर्ट करने के लिए हमें सस्ती प्रोडक्शन करनी पड़ती है, और उस सस्ती प्रोडक्शन करने के लिए कई बार गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसी बनाती है कि गरीबी बनी रहे, हमें सस्ते मजदूर मिलते रहे, और जिससे कि हम एक्सपोर्ट कर सकें, और एक्सपोर्ट करेंगे तो हम इंपोर्ट कर सकें। और इस वजह से अमीर देश और गरीब देशों का फासला भी बरकरार है, और कुछ हद तक कभी बढ़ भी गया है। तो ये भी स्थिति नेशनलिटी की फीलिंग या नेशन में हम बटे हुए हैं उसके कारण आई। कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी से एक और दिक्कत देशों को आती है, जो कि इसका जिक्र भी विश्वात्मा जी ने किया था कि हर देश चाहता है कि उसके देश में करप्शन ना हो, उसके देश में क्राइम ना हो, उसके देश में टेररिज्म ना हो। पर ये तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सॉवरेनिटी की वजह से कंट्री की गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है। जो करप्शन करते हैं वो करप्शन का पैसा कमा के दूसरे देश में भेज देते हैं, और वहाँ की कंट्री अपने आप में आज़ाद है, उससे हमें पैसा लाना हर कंट्री को मुश्किल हो जाता है। इसी तरह से क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट क्राइम करके और देश में चले जाते हैं, और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाती। और वो भी इसीलिए क्योंकि हर देश
अपने आप में इसकी पूरी आज़ादी है, इसको पूरी सॉवरेनिटी है। हम आसानी से दूसरे देश से कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते, इसकी सॉवरेनिटी इसके आगे है। इसके अलावा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो तभी सॉल्व हो सकते हैं जब सारे दुनिया के देश इकट्ठे मिलकर काम करें, जैसे पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, कोई एपिडेमिक, कोई महामारी अगर दुनिया में फैलती है, कोई बाहर का उल्का पिंड अगर धरती से टकराने वाला है, उसका अगर बचाव करना होगा तो सारे देशों को मिलकर करना होगा। और तो और जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे AI है, बायोटेक्नोलॉजी है, इनके बहुत नुकसान भी संभव है, पर अगर उनसे बचना है तो हमें ऐसी रेगुलेशन बनानी है कि पूरी दुनिया को मिला के सब देशों को मिलकर बनानी है। उसके लिए भी सब देशों को मिलकर काम करना जरूरी है। तो हमने ये देखा कि नेशन का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत काम किया, पर अब हमें इसके अंदर में कुछ लिमिटेशंस नजर आ रही हैं, कुछ इससे प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। और इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और एग्जामिन करते हैं कि जो नेशन का कंसेप्ट है, देश का कंसेप्ट है, क्या आज के टाइम में उतना वैलिड है? क्या आज के टाइम में उसकी उतनी सार्थकता है या नहीं? इसको थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं, मेरे साथ इस बारे में सोचिए। आज के टाइम में लोगों का एक देश से दूसरी जगह जाना इतना ज्यादा कॉमन है, वो हम सबको मालूम है। लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, बिजनेस के लिए जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, और तो दूसरी कंट्री में सेटल करने के लिए जाते हैं। तो इस तरह के हम सबके नोन में ऐसी फैमिलीज हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, एक बच्चा एक कंट्री में पढ़ता है, दूसरा दूसरी में पढ़ता है। और आज की बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ हस्बैंड वाइफ किसी अलग अलग कंट्री में पैदा हुए, अब तीसरी कंट्री में रहे हैं, उनका एक बच्चा चौथी कंट्री में सेटल्ड है और दूसरा बच्चा 5वीं कंट्री में सेटल्ड है। तो ऐसी फैमिली मिल जाएंगी जिनके हर मेंबर अलग अलग कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में उस फैमिली किस कंट्री को अपना कंट्री मानेगी? इस चीज पे विचार करिए। हम देश प्रेम की बात करते हैं तो उनका देश प्रेम किससे होगा? अगर उन पांचों में से किसी दो देश में लड़ाई हो जाती है तो वो किस कंट्री को फेवर करेंगे? आज भी बड़ी दुविधा हुई, कुछ लोग यूक्रेन में है, हमारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं तो हमें दर्द हो रहा है, तो किसको हम फेवर करें? अगर इंडिया के साथ कोई हमारा कंफ्लिक्ट हो जाता है पर हमारे फैमिली के किसी और कंट्री में है तो हम किसको फेवर करेंगे? तो ये दुविधा इंसानियत के सामने अब मुंह फैलाए खड़ी है कि हम कौन सी कंट्री को बिलोंग करें, कौन सी कंट्री से अपनी लॉयल्टी दिखाएं। तो और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके बहुत सारे देशों में बिजनेस है। ऑलमोस्ट जो बहुत बड़ी कंपनी है, गूगल जैसी कंपनी, उनकी दुनिया के हर देश में उनके बिजनेस है और उनकी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट ईरान में भी चल रहे हैं और शायद इसराइल में भी हो, शायद बैरूत में भी हो, गाजा पट्टी में भी हो। तो अगर कहीं भी दुनिया के कोई भी दो देश लड़ते हैं तो उसका असर सिर्फ उन दो देशों तक नहीं होता, बहुत सारे देश उससे अफेक्ट होते हैं, बहुत सारे सिविलियन उससे अफेक्ट होते हैं, बहुत सारी कंट्रीज के सिविलियन उससे अफेक्ट होते हैं। और तो अगर खुदा ना खास्ता कभी किसी कंट्री पे न्यूक्लियर बम पड़ा तो ये नहीं है कि सिर्फ वो कंट्री अफेक्ट होगी, बहुत सारी और कंट्रीज की इकोनॉमी और बहुत सारे कंट्री के सिटीजन्स उससे बहुत बुरी तरह अफेक्ट होंगे। तो इस चीज पे अगर हम सोचें तो अब क्या नेशन उतने इंडिपेंडेंट रह गए हैं? सही में अगर सोचें, इस टाइम जो हमारी स्थिति है, हम सब देशों के इंटरेस्ट आपस में इस तरह से उलझ गए हैं, जाल की तरह से उलझ गए हैं। कोई भी कंट्री वास्तव में इंडिपेंडेंट नहीं है। कोई भी कंट्री देखा जाए उस हिसाब से पूरी तरह से सॉवरेन नहीं है। और हम पूरी तरह से मिक्स हो चुके हैं।
हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जब हम कंट्रीज आपस में देख रहा हूँ। इंडिपेंडेंट नहीं है बल्कि एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हम इकोनॉमिकली, पर्सनल लेवल पे, सिक्योरिटी लेवल पे, हेल्थ लेवल पे टोटली कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, टोटली इंटरडिपेंडेंट है। अगर आज किसी कंट्री में एक नया वायरस आ जाता है तो उससे पूरी दुनिया उससे प्रभावित होती है, पूरी दुनिया में उसका असर आता है। ये हमने देखा भी है कोरोना के टाइम। आज की डेट में अब हम इकोनॉमिक एंगल पे देखते हैं। हम बात करते हैं कि हमारी देश की इकोनॉमिक फ्रीडम है, इकोनॉमिक आज़ादी है कि हम अपने हिसाब से अपनी पॉलिसी बनाएं। पर क्या हमारा देश वाकई में पूरी तरह से आज़ाद है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने का? आपने अभी बात हुई थी गैट की टिकट की। हम ना टैक्स अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ना चीज़ों को बाहर से लाने को अपने हिसाब से रोक सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हमारी कंट्री अब उस तरह की आज़ादी, इकोनॉमिक आज़ादी हमारी कंट्री को नहीं, किसी भी कंट्री को नहीं है। तो हम जिस सॉवरेनिटी की बात करते हैं वो क्या वाकई में एग्जिस्ट करती है? द कंसेप्ट ऑफ ए इकोनॉमिक closed door policy, independent economic policy is now totally obsolete. और कोई भी कंट्री अब उस पॉलिसी पे ना चलती है ना वो चल सकती है। और तो और जो हमारे लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉज हैं, वो भी अब उतने इंडिपेंडेंट नहीं है जितने कि पहले किंग्स के जमाने में होते थे। ईस्ट और वेस्ट एक दूसरे से रहने के तरीके सीख रहे हैं। हर तरह का फूड आपको हर कंट्री में अब मिल जाता है। हर तरह के रिलीजन आपको हर कंट्री में प्रैक्टिस करने को देखने को मिलते हैं। हर तरह की कल्चर आपको आज दुनिया के हर कोने में मिलती है। और तो और हर तरह की फेस्टिवल आपको दुनिया के लगभग हर देश में नजर आते हैं। द टर्म इंडिपेंडेंस हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय इंटरडिपेंडेंस। टाइम हैज कम, now the time has come to move from I to we. We are talking of whole nations. Whole nations have to think as we. Time has come to think of national boundary. जो हमारी सीमाएं हैं वो देशों को बांटने के लिए नहीं है बल्कि देशों को जोड़ने के लिए। अब हमें उस तरह से सोचना है कि ये हमारी फ्रेंडशिप बॉर्डर्स हैं, ये हमारी डिवाइडिंग बॉर्डर्स नहीं है। टाइम हैज कम टू थिंक ऑफ नेशनल बाउंड्रीज एज ए यूनिफिकेशन फोर्स। ये उसी तरह से है जैसे हमारी कंट्री के स्टेट, राज्य हम मिला के एक देश बनते हैं, उसी तरह से अलग अलग देशों की जो बाउंड्रीज है वो देश मिलके एक विश्व सरकार, पूरा विश्व एक नेशन की तरह से बनेगा। तो ये अमरूद है, वो पहले वो था। पर आज ज्यादा मजेदार नहीं है वो जो बस और नहीं बहुत है। टू आवर नेशनल आइडेंटिटी एंड इंक्रीज आवर अटैचमेंट टू आवर अर्थियन आइडेंटिटी। अब वो समय आ गया है कि हमें अपनी पहचान अपने देश से जो बहुत मजबूत है वो रखे रहें, पर उसका वजन थोड़ा कम करके पूरी हमें विश्व के निवासी की तरह से अपनी पहचान पे जोर देना पड़ेगा और एक अर्थियन की तरह से, एक धरतीवासी की तरह से हमें उस तरफ भी सोचना पड़ेगा। इस तरह हमें बढ़ना चाहिए। टाइम हैज कम टू डाइल्यूट आवर सॉवरेनिटी वॉलंटरली। अपनी इच्छा से हम, हमारी सरकारें कुछ आज़ादी ऐसी विश्व सरकार को दे जिससे कि आगे की मैनकाइंड अच्छी तरह से पीस, प्रॉस्पर्टी और तरक्की के साथ रह सके। टाइम हैज कम to realize the wisdom of Vedas embodied in the phrase Vasudhaiv Kutumbakam, the Sanskrit phrase which means that we all are one family.
अब वो समय आ गया है कि वसुधैव कुटुंब को हमें रियलाइज करना है, उस दिशा को हमें प्रैक्टिकलाइज करना है, सिर्फ ग्रंथों में ना रह के अब हमें उसको मेटरलाइज करके उस वसुधैव कुटुंब की भावना के साथ हमें जीना है। इस उम्मीद के साथ कि देश नाम का जो कंसेप्ट हमारे खून में बहुत स्ट्रांगली बह रहा है, उस कंसेप्ट को री एग्जामिन करने के लिए, दोबारा सोचने के लिए एक बीज शायद आपके मन में आज पैदा हुआ है। मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार अग्रवाल जी। आपने राजा राज्य, सॉवरेनिटी और नेशन के फायदे और नुकसान का जो गहराई से एक बातचीत में आपने एक्सप्रेस किया है, वो दर्शाता है कि आप कितने सीरियस हैं इस मीटिंग को लेकर। तो हम एक प्रस्ताव पढ़ रहे हैं जो पहला है हमारी शपथ के अंतरिम संसद और अंतरिम सरकार जो विश्व की बन रही है, उसके संविधान को हाथ ऐसे आगे कर लें। हम शपथ लेते हैं कि विश्व की अंतरिम संसद और विश्व की अंतरिम सरकार चलाने के लिए जो सिविल सोसाइटी, किसानों और मजदूरों द्वारा संगठन बनाया जा रहा है, जिसका नाम है गैप, यानी ग्लोबल एग्रीमेंट ऑन पॉवर्टी एंड पीस, यानी गरीबी और शांति पर और भागीदारी पर वैश्विक संधि। इसके संविधान का सम्मान करेंगे, पालन करेंगे और इज्जत करेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि इस सम्मेलन के बाद मैं एक वैश्विक परिवर्तनकारी ग्लोबल चेंज मेकर की तरह काम करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं आज 24 अक्टूबर 2024 संयुक्त राष्ट्र दिवस के दिन मैं संपूर्ण विश्व का नागरिकता लेने के लिए विश्व परिवर्तन मिशन की वेबसाइट पर मौजूद ऑनलाइन लिंक से अपना पंजीकरण करूंगा और विश्व नागरिकता के लिए आवेदन करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं आज 24 अक्टूबर 2024 के बाद अपने आसपास के लोगों को विश्व परिवर्तनकारी बनाने के लिए उनको समझाऊंगा, उनको तैयार करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं विश्व परिवर्तन मिशन का एक विश्व परिवर्तन केंद्र अपने गांव, अपने घर या अपने मोहल्ले या अपने शहर में खोलूंगा और अपने आसपास के लोगों को उनके वैश्विक अधिकार समझाऊंगा और वैश्विक अधिकार के लिए मिशन का शहर में खोलूंगा और अपने आसपास के लोगों को
उनके वैश्विक अधिकार समझाऊंगा और वैश्विक अधिकार के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष के लिए तैयार हूं। मैं शपथ लेता हूं मैं जिस पार्टी में हूं उस पार्टी में आगे भी बना रहूंगा, लेकिन उस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को वैश्विक अधिकार के एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में डालने के लिए समझाऊंगा और लगातार उन पर दबाव डालता रहूंगा। जय भारत, जय जगत, जय मानव, जय इंसानियत, जय विज्ञान। गुलामी